शिक्षा से राष्ट्र निर्माण तक, क्या भारत को अपनी शिक्षा व्यवस्था और अपने पाठ्यक्रम को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है? क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था को सिर्फ सुधारने की जरूरत है? क्योंकि शिक्षा सिर्फ यह तय नहीं करती कि हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे। शिक्षा यह भी तय करती है कि वह कैसे सोचेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे और आने वाले समय में देश का नेतृत्व कैसे करेंगे। आज हम 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं, तो सवाल यह है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था उस भारत की नींव रखने के लिए तैयार है? क्या हमें नहीं लगता कि भारत ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान को साथ लेकर चलने के समय आ गया है? और क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था केवल नौकरी पाने वाले युवाओं को तैयार करेगी, या फिर ऐसे ग्लोबल लीडर्स भी तैयार करेगी जो भारत को दुनिया में नेतृत्व की भूमिका तक ले जा सके? और आज के समय में जेन जी के एक वर्ग के व्यवहार और सार्वजनिक जीवन में दिखाई देने वाली कुछ चिंताजनक प्रवृत्तियों ने हमें एक और गंभीर सवाल सोचने के लिए मजबूर किया है। क्या शिक्षा में कैरेक्टर बिल्डिंग, अनुशासन और कर्तव्य बोध को फिर से केंद्र में लाने की जरूरत नहीं है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निधि सक्सेना और आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस, पावर एंड पॉलिटिक्स। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं मंजरी अग्रवाल जी। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बियॉन्ड हेडलाइंस, पावर एंड पॉलिटिक्स में। धन्यवाद। क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था में भारतीय ज्ञान परंपरा, इतिहास, दर्शन, चाणक्य की स्ट्रैटेजिक थॉट और हमारी सभ्यतागत विरासत को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़कर ऐसा मॉडल बनाया जा सकता है जो बच्चों को ज्ञान के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक आत्मविश्वास में भी विकसित करे? क्या आप इस बारे में क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये हमें मदद बिल्कुल करेगा, सही है। हमारे बच्चों को मदद करेगा? जी। गुरुकुल व्यवस्था यही तो थी। आप कुशा के आसन पे सोते थे पतली सी चादर बिछा करके। ठीक है, तो जब आपके जीवन में कुछ नहीं बचता है तो आपको गुरुकुल की स्मृतियां ताजा हो जाती हैं कि कैसे जब आप छोटे से बालक थे, गुरुकुल गए, आपने कुशा पे सोना, कुशा पे बैठना सीखा, झोपड़ी बनाना सीखा, झोपड़ी में रहना सीखा। तो आपको जब जिंदगी कभी अगर जीरो पे ले आए, you know how to manage because you have done it in your life. गुरुकुल इसके लिए होते थे। वो जनरली किसी सेक्लूडेड जंगल के अंदर होते थे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये देखिए, राजा है, उसको अपने राज्य से भागना पड़ता है तो वो किसी जंगल में शरण लेता है, वो किसी शहर में नहीं रह पाता है। तो और यहीं से हमारे ट्राइबल्स का निर्माण भी शुरू हुआ, हु आर वेरी स्किल्ड एट जंगल आर्ट्स। तो वहां पर हर चीज सिखाई जाती है। देन टेक्नोलॉजी भी, ऐसा नहीं कि हमारे पास ये सूर्य सिद्धांत, विमानिका और ये रसायन शास्त्र जिसके बारे में आजकल चर्चा हो रही है, मैथ्स में आप ले लीजिए तो बोधायन वगैरह, ये लोग नहीं थे। उसी गुरुकुल से आप बिल्कुल डाउन राइट हम्बल लाइफस्टाइल भी सीखते हैं और हाई टेक भी सीखते हैं। तो ये चीज हम भारत में हमारी थी, इस अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के कारण उसको नष्ट कर दिया है। उसी चीज को हमें वापस लाना है। मॉरल फैब्रिक्स भी उसका करना है। बच्चे को सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्फ डिफेंस भी सिखाना है, किस सिचुएशन में क्या करना है, एग्जाम्पल्स भी देने हैं, सब कुछ। तो एक चीज है, अभी जो अरिथमेटिक है वो कैलकुलेटर डिपेंडेंट है, और जब आप वैदिक अरिथमेटिक की तरफ जाएंगे तो वो मेंटल मैथ है। अब मेंटल मैथ जोड़ी जा रही है। जैसे अब इसरो ने मार्स तक की दूरी और इन सब का जब कैलकुलेशन करना शुरू किया, दे हैड टू कम टू वैदिक अरिथमेटिक, राइट? तो जब आपको स्पेस क्राफ्ट और इन सब चीजों में आना ही पड़ा तो वही चीज सिखाइए विच इज नेचुरल, राइट? चीजों को फर्क तरीके से जो आप नष्ट कराए हैं वही एक्चुअल ज्ञान था, उसी की तरफ आप आइएगा। जब आप ये इस क्वांटम की बात करते हैं तो क्वांटम निकला तो हमारे स्क्रिप्चर से ही है ना।
क्वांटम एंटेंगलमेंट हो, ये सब हो। तो मॉडर्न जो फिजिक्स निकल के आ रही है वो स्क्रिप्चर से निकल के आ रही है, उसको अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है, तो वही चीज आपको वापस लानी पड़ेगी। और अब रामायण गीता सब चीजें इनकलकेट की जा रही हैं, बिकॉज दीज आर द वे ऑफ लाइफ। आप रामायण और गीता को और महाभारत को किस तरह देखते हैं? धर्म ग्रंथों की तरह देख रहे हैं? एंगल चेंज कीजिए। दीज आर द डॉक्यूमेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स, what led to them, how they were fight and what happened after। अब इसमें सब कुछ आ गया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, राजनीति एंड एवरीथिंग हैज कम। तो तभी हम कहते हैं ना, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। जी। आप अभी भी म्यूट हाँ है। जी। मंजी जी, बिल्कुल मैं इस बात को महसूस करती हूँ। आपने बिल्कुल ये बात जो कही, हमारे दर्शक भी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि हमारी जो पहले वाली जो हमारी एक गुरुकुल सिस्टम था, वो पूरी तरह से कॉलोनियल रूल में खत्म कर दिया गया। और उसमें जो बच्चों को शिक्षा मिलती थी, वो सीधे प्रकृति के साथ, सीधी-सीधी सी प्रैक्टिकल, एक जिसे कह सकते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग होती थी, वो बहुत ज़रूरी थी, जो अब काफ़ी हद तक मिसिंग है। तो आज जब हम युवा पीढ़ी में अनुशासन, ज़िम्मेदारी, सिविक सेंस जो बहुत ज़्यादा हमें परेशान किए हुए है, और एक सामाजिक व्यवहार को लेके चिंता देखते हैं, तो क्या नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा में कैरेक्टर बिल्डिंग, नैतिक मूल्य, कर्तव्य बोध और जिम्मेदारी नागरिकता को अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए? और क्या स्कूल शिक्षा की शुरुआत से ही बच्चों में अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने समाज और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सम्मान और जागरूकता विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए? और क्या भविष्य की शिक्षा व्यवस्था में एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ-साथ कैरेक्टर, वैल्यू और राष्ट्रीय निर्माण की भावना को भी उतना ही महत्व नहीं मिलना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस पे? सच है। देखिए, हमारे यहाँ जातक कथाएं होती थी, वो आपको बताती थी। अब उसमें क्या है, जातक कथाओं में कैरेक्टर लोमड़ी का है, ठीक। तो आप उसको एक चालाक व्यक्ति से रिलेट करिएगा। तो ये चीजें हम लोगों ने बच्चों को शुरू से सिखाई थी, जो अब हट गई हैं। पंचतंत्र, जातक कथाएं सामाजिक व्यवहार सिखाने का एक बढ़िया था। अब जातक कथाएं पढ़ा करके आप उन्हें कहानी भी पढ़ा रहे हैं, तो लैंग्वेज सिखा सकते हैं, और आप उन्हें दुनियादारी भी सिखा रहे हैं, जो आजकल के बच्चे बिल्कुल शून्य होते हैं जिसमें। ओके। उसके बाद कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए आप आ, अलग चीजें बताते हैं। वो हमारे यहाँ घर के माएँ बहुत अच्छा करती हैं, जो संस्कार हमारे यहाँ दिया जाता है, बिकॉज कैरेक्टर बिल्डिंग इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। जैसे आप देखेंगे आपके घर के बड़े कर रहे हैं, वैसे आप उनको इमिटेट करेंगे, चाहे ना चाहे। उसके लिए कोई और ऑप्शन ही नहीं है। माता पिता और गुरु इस काम को करते हैं। यू कैन नॉट टीच इट, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट एंड कॉपी इट। तो आप देखिए ना, जैसे माँ कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा, ये तो अपनी माँ पे गया है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को ऐसा करता देखा है, एंड दे इमिटेटेड। तो कैरेक्टर बिल्डिंग इज पैरेंटल। बट हाँ, कुछ चीजें बताई जा सकती हैं आप उनको। जैसे आजकल जो है उच्छृंखलता एक आम वो है कि व्हाई शुड आई केयर। हमारे यहाँ क्या है कि भैया जितने अपराध कर रहे हो अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे, समझ जा। और अब इन लोगों ने ये प्रूव किया है, साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि रीइंकार्नेशन होता है, पुनर्जन्म होता है। आत्मा एक कॉन्शियसनेस है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जब हम कहते थे हम दकियानूस थे, लेकिन अब हम मोस्ट मॉडर्न साबित हो चुके हैं। तो आपको ये चीजें वहां पर सिखानी पड़ेंगी। गुरु, अब ये आप देखिए कि फॉरेन में आप रहते हैं, वहां पर आप देख रहे हैं बच्चे गुरु का जरा भी इज्जत नहीं करते, टीचर्स की। तो वो पढ़ाई नहीं करते। हमारे यहाँ अभी भी गुरु के पैर छूना, उसकी इज्जत करना सिखाते हैं। दे अडेप्ट बेटर, दे लर्न बेटर। तो आप जिससे कुछ ले रहे हैं उसको कम से कम पलट के इज्जत दीजिए। ये हमारे संस्कारों में है। आप आश्चर्य होता है ना, जब कॉन्वोकेशन में आप लोग जाते हैं, एक हिंदू बच्चा जाता है स्टेज पे अपने प्रिंसिपल के पैर छू लेता है, वो कृतज्ञ है। एंड दे आर लाइक, है ये क्या हो गया? तो हमने जो संस्कार दिए वो उसका प्रदर्शन होता है कि हम आपके आगे झुकते हैं, आपके ज्ञान को नमन करते हैं।
वो चीज़ सुंदर तरीके से आ रही है। तो हम घर में जब मिल-जुल के रहते हैं, जब हमारे बच्चों को 12 साल की उम्र में उनको मूव आउट नहीं करना है, तो ये बताया गया है। हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, बुढ़ापे में भी साथ रहते हैं। तो वो एक संस्कार है, एक परंपरा है जो हम अपने बच्चों को देते हैं, वो ज़रूरी है। इसके साथ एक आध्यात्मिक शिक्षा होती है, क्योंकि हम आत्मा के इस शरीर से दूसरे शरीर में जाने में विश्वास रखते हैं, वो ज़रूर देते हैं। उसके बाद एक व्यावसायिक शिक्षा होती है कि भाई जब तक यहाँ हो, अर्थ का पालन करना है, उसके लिए आपको ये शिक्षा चाहिए आत्मा के लिए, ये शिक्षा चाहिए परिवार के लिए, ये शिक्षा है समाज के लिए, ये शिक्षा है लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करते हैं। समुद्र शास्त्र में हमारे सब कुछ बताया गया है, तो थोड़ा समुद्र शास्त्र, थोड़ी जातक कथाएँ, ये सब हम पढ़ाते थे। लेकिन the people who thought civilization is all about dressing beautifully, हालाँकि उनके पास आज भी उतने गहने नहीं है जितने हमारे यहाँ एक सामान्य स्त्री पहन के घूमती है, बट स्टिल सो दैट टेलर्स मेक अ जेंटलमैन, जो विवेकानंद जी का एक सेंटेंस था, वो मुझे बहुत पसंद है। उन लोगों ने इस सब को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इसका मुकाबला किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहे थे। बट 1800 के में मैक्स मुलर के आने से पहले आप जितने भी देखें, निकोला टेस्ला, ये साइंटिस्ट कहीं न कहीं भारत से जुड़े हुए थे। और अक्सर इसी कारण चर्च इनके पीछे पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये साइंस हमें हमारी हिंदू सभ्यता से मिलता है और चर्च को हिंदुत्व को नकारना था। तो एडवेंट ऑफ अब्राहमिज्म जो इनका है, जिसको अब्राहमिक अकॉर्ड को आज भी ट्रंप लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन आई विल गो टू पॉलिटिक्स। दैट was the, you could say, father of dark ages of Europe. And advent of Christianity just killed everything and plunged Europe into darkness, lawlessness, constant wars, and poverty. फिर उन्हीं के, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, उन्हीं के बारबेरियंस, उन्हीं के पायरेट्स उधर गए, एबोरिजिनल्स को मारा, नेटिव्स को मारा, उनकी लैंड, उनके रिसोर्सेस पे कब्जा किया, वहां पे अपना सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड बताया। आज अफ्रीका में यही काम हो रहा है, लैटिन अमेरिका में यही काम हो रहा है, एशिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की जा रही है। आप इस समय वर्ल्ड लेवल पे देख रहे हैं, भारत सफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर हम यहाँ कुछ गड़बड़ करेंगे, कर्मा विल रिटर्न एंड गिव मी दैट सम फोल्ड, क्योंकि ब्याज लगता है। तो ठीक है, कर्म फल आएगा, जिसको अंग्रेजी में वो कॉपी तो कर लिया है, दे कॉल इट कर्मा रिटर्न्स। हम उतने अपराध करते ही नहीं है। नाउ यू सी, सारी दुनिया को लूट करके अमेरिका बना है। फाइनेंशियल स्टेटस, जेट टू जीडीपी रेशियो इज 1। आप कुछ भी, आपने 200 साल पूरी तौर पे लूटा, बट आप इतना, और अभी भी लूट रहे हैं, लेकिन आप अपनी सोसाइटी सस्टेन नहीं कर पाए। सेम फॉर यूरोप, क्योंकि इनके लिए वर्ल्ड का मतलब अमेरिका और यूरोप था। उसके बाद तो सब कुछ, एवरीथिंग वाज डार्क, राइट। और जिसको आपने डार्क माना, जिसको आपने ट्राइबल माना, जिसको आपने इंडियन कहा गाली के तौर पे, वो अपने सभ्यता, संस्कृति, संस्कार के कारण विश्व विजयी हो रहे हैं, अपना स्थान बना रहे हैं, अपने रिसोर्सेस पे कब्जा कर रहे हैं, अपना अभ्युदय खुद अपने हाथ से लिख रहे हैं, और कल ये आपसे कहीं ज्यादा सफल होंगे। ठीक है। आप एक सिस्टमैटिक लूट के तहत, आप अभी भी जैसे माली में एक जगह अफ्रीका में है, वहां पर रशिया और ये यूएसए दोनों मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि उसको फिर से गुलाम के तौर पे रखा जाए, बट सस्टेनेंस मुश्किल पड़ रहा है। ये चीज भारतीय संस्कार में नहीं होते। अब आप कनाडा में है, भारतीय संस्कार में क्या है? आप किसी कनेडियन को मुसीबत में देखेंगे, आप मदद करेंगे। यही चीज जब वहां पर कैटरीना नाम का तूफान आया था अमेरिका में, कितने रेप्स हुए थे? यही तूफान भारत में आया, लोग अपने पैसे से दूध खरीद करके चाय बना करके सड़क पे चलने वालों को दे रहे थे। 2 बिस्किट और चाय ले लो भैया, तुम्हें पता नहीं कितनी दूर जाना है, थोड़ी एनर्जी रहेगी।
तो ये संस्कार का और फिर उसके बाद पूरे समाज का, संस्कार से संसार तक, ये एक भारतीयता स्थापित करती है। इसीलिए हमें विश्व में अच्छा स्थान मिलता है, आगे मिलता रहे, इसलिए हमें इसे प्रमुखता से लागू करना है। और देखिए कुछ भी कहिए, आप जब अपनी दिवाली, होली ये सब मनाते हैं तो वो आकर्षित होके आपके यहाँ आते हैं। जब आप मंदिर में भजन कीर्तन करते हैं तो वो आकर्षित होके आते हैं। बिकॉज़ चर्च के कोयर और मंदिर के कीर्तन की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। वसुधैव कुटुंबकम वाज़ वैक्सीन मैत्री, जिसमें हमने फ्री में वैक्सीन दी। इनके ग्लोबल विलेज में क्या था? योर रिसोर्सेज माइन। तो आपने शब्द उसी से मिलते जुलते दिखाए बनाए, पर भावना बिल्कुल अलग थी, तो रिजल्ट भी बिल्कुल अलग था। आप चाहे आप माइक्रो लेवल हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, मैक्रो लेवल हो, आप ये प्रूव कर चुके हैं कि भारतीय संस्कार से भरे होते हैं, इसलिए सब सर्वोत्तम होते हैं। इसलिए भारत के लिए नहीं, जिस भी देश को वाकई लंबे समय तक के लिए उन्नति करनी है, फॉर्मूला हमारे पास है। जी। बिल्कुल मंजरी जी, आपने जो बात कही बहुत ही गहरी थी, हमारे दर्शक भी इस बात से पूरी तरह से सहमत करेंगे कि वाक़ई एक जो हमारे जब हमारे यहाँ कोई भी त्रासदी होती है हमारे देश में, तो पूरा देश आगे आता है मदद करने के लिए और हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने देश को वापस सँभाल सकें। वो चीज़ कहीं न कहीं हमारे जो एक संस्कार चले आ रहे हैं, हम उन्हीं को के चलते वो आज भी कर पा रहे हैं। जबकि विदेशों में ये चीज़ बहुत ही कम देखने को या ना के बराबर देखने को मिलती है। और ये चीज़ इसी वजह से जब कोई किसी के संग कोई घटना होती है, तो कोई बढ़ के मदद के लिए आगे भी एकदम से नहीं आता। तो आपकी बिल्कुल आपने ये बात सही कही मंजरी जी और दोस्तों अगर आपको यह चर्चा इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लग रही हो, तो बियॉन्ड हेडलाइंस पावर एंड पॉलिटिक्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। डीकोलोनाइजिंग इंडियन एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो मानते हैं कि शिक्षा केवल डिग्री और नौकरी का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण और भविष्य की पीढ़ी तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। और कमेंट में हमें ये जरूर बताएं। तो वापस हम आते हैं मंजरी जी आपके पास। तो अगर भारत को आने वाले दशकों में ग्लोबल पावर और विश्व नेतृत्व की भूमिका निभानी है, तो क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था को केवल नौकरी पाने वाले युवाओं की बजाय साइंटिस्ट्स, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्ट्रैटेजिक थिंकर्स और ग्लोबल लीडर्स तैयार करने के लक्ष्य के साथ पूरी तरह पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है? वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑलरेडी नंबर 1, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और आप शिक्षा के इसमें इन्वेंशन के केस में देखिए, मेक इन इंडिया के तहत अभी हम लोगों ने जो है स्काई रूट एक कंपनी है उससे विक्रम लॉन्च किया है। तो द थिंग इज कि वी आर ऑलरेडी परफॉर्मिंग बेटर। नासा का जो मून मिशन था और हमारा जो मून मिशन था, हम बहुत सस्ते में उस काम को कर गए। हमारा मार्स मिशन नासा से अगर आप कंपेयर करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा सफल था। तो हम वो चीज कर रहे हैं, ऑलरेडी इट इज इन मेकिंग, और इसको 12 साल हो चुके हैं। राइट। इस हमारे देश को क्रिपल करने के लिए फॉरेन इन्फ्लुएंस लगा था, जिसको अभी हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज अनदर थिंग, बट वी आर ऑलरेडी नंबर 1 करंट। शिक्षा व्यवस्था के ऊपर खड़े हो करके हमने अपनी प्रोग्रेस दिखा दी कि भारतीय दिमाग क्या है, कितना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। दो आपने हमको बचपन से वही बताया है कि मैथ का प्रॉब्लम ऐसे लिखो, आंसर हिंदी का आंसर भी रटो, इंग्लिश का आंसर भी लिखो रटो। तो वो उस रट्टाफिकेशन, यहाँ पे कहते हैं रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। तो इसके ऊपर आपने बनाया, फिर भी जो द फ्रीडम ऑफ माइंड यू कुड नॉट कैप्चर। एंड आज इस चीज को हम बता रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मोदी सरकार ने अपनी शुरू की है, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, इन सबसे सपोर्ट करके, उसका आप देख रहे हैं कि ड्रोन्स की फैक्ट्रीज हों, आपकी जो डिफेंस एंड
वो सारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, यू नेम अ थिंग, एंड वो चल रही है। और इसको हमारे प्रधानमंत्री और ज्यादा लेके आ रहे हैं। बट मॉरल फैब्रिक इनकलकेट करना, यस दैट्स अ पॉइंट। और अगर हम वैदिक शिक्षा व्यवस्था को ले आते हैं तो हम और ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करके और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या, आप देखिए, आप डॉलर्स में डील करते हैं, यू डू नॉट, जहां पर भी आज के बच्चे को कहा जाए $1.50, अब इसमें कंफ्यूजन शुरू हो जाता है उनको, राइट। $1.50, $1, सवा का आपके यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 1.25 का आपके यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। बट हमारे यहाँ सवा के पहाड़े होते थे, सवा का कॉन्सेप्ट है, डेढ़ का, 1.5 का कॉन्सेप्ट है, पौना 0.75 का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ उसके लिए टर्म भी है। ना तो फॉरेन में इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट है, ना उनके लिए कोई टर्म है। और आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि यहाँ भारत में आम बात है, आपके रुपए में 100 पैसे होते हैं, हमारे रुपए में 16 आने होते थे। ठीक है। अब दिन के 24 घंटे 60 मिनट ये सब कंफ्यूज करते हैं यहाँ के बच्चों को। बट हमारे यहाँ डिफरेंट फिगर्स वाज जस्ट अ गेम, जस्ट अ नंबर। तो वो चीजें अभी हमें लागू करानी है, और तब देखिएगा फिर ये ब्रेन क्या परफॉर्म करता है। बट जिस चीज के लिए आप कह रहे हैं, दैट इज ऑलरेडी हम इसको दिखा रहे हैं। अब आप अपने यहाँ भी देख लीजिए, अ, होटल की चेन किसकी है? मोटल चेन्स, गुजरातियों की। रेस्टोरेंट पे हमारा कब्जा, हर चीज पे। आप जहां जा रहे हैं, 20-30 साल दे दीजिए, आप टॉप पे आ जा रहे हैं। नासा साइंटिस्ट हमारी, सिलिकॉन वैली हमारी, आपका जितना भी मेडिकल इंडस्ट्री है, डॉक्टर्स काफी सारे भारतीय हैं। तो द थिंग इज कि हम वहां प्रूव कर रहे हैं ना, अपनी मेहनत से, अथक प्रयासों से, कि हम वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। देन वी आर फॉरेन टू दैट लैंड, फॉरेन टू दैट रूल ऑफ लॉ, एंड वी आर, अभी भी अमेरिका में आप देखिए कि वापस आने की एक मुहिम चल पड़ी है। सो द थिंग इज, यस, वी आर ऑलरेडी देयर, बट हम इतने से संतुष्ट होने वाले नहीं है, हमें और चाहिए। जी। जी मंजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होता है जिन ग्रुप के बच्चों में होता है, वो या तो इंडिया के बच्चों में दिखाई देता है, या फिर वो एक चाइना के बच्चों में दिखाई देता है, जो बहुत एक दूसरे के कंपटीशन में खड़े होते हैं। या जहाँ पे जो भी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो कंपटीशन होते हैं, उनके अंदर जो बच्चे फर्स्ट आते हैं, वो फर्स्ट जो 5 होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं 2 कंट्रीज में से होते हैं, और कोई नहीं दिखते। तो बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही कही, और मेरे हमारे दर्शक भी ज़रूर इसके संग आपके साथ बिल्कुल सहमत होंगे। सो मंजरी जी, अंततः अगर आपको भारत की शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से बनाने का अवसर मिले, तो राष्ट्र निर्माण के लिए आपके अनुसार वे कौन से 3 बड़े बदलाव होंगे, जिन्हें भारत को तुरंत लागू करना चाहिए? तुरंत लागू करना मुश्किल होगा, लेकिन संस्कृत की पढ़ाई जरूर लागू करनी चाहिए इनिशियल से। जब माँ, और ये देखिए, आपके यहाँ क्या है, बच्चा जब स्कूल जाएगा तब वो पढ़ेगा। पर अगर आपको सुभद्रा का कॉन्सेप्ट याद है, तो गर्भ में शिक्षा आरंभ हो जाती है। ठीक है। तो माता जब गर्भिणी है, तब उस समय वो क्या सुनती है, क्या सोचती है, ये बच्चे का निर्माण करता है। तो हम वहां से डील करना शुरू करते हैं। तो जो संस्कार है वो हम गर्भ संस्कार उसे कहते हैं। और गर्भ संस्कार से हम शिक्षा, जब आत्मा जब पिंड में प्रवेश करती है, वहां से संस्कारों की आरंभ करते हैं, फिर जन्म होता है। उसके बाद आप अभी उस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि 2 साल 2 महीने के बच्चे से आप चीजें पूछ ले रहे हैं, और वो बच्चा बताने में, बोलने में सक्षम नहीं है, पर पॉइंट आउट करने में सक्षम है। तो ब्रेन इंस्टिकेट कैसे किया जाता अंडर 5 में, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज। वैदिक अर्थमेटिक इज द इजिएस्ट फॉर्म, नेचुरल फॉर्म, जिसमें ब्रेन फंक्शन करता है। तो मैं इन चीजों को जरूर लागू करना चाहूंगी, क्योंकि ये ग्राउंड बनाएंगे। अगेन, फ्रुगैलिटी, मैं इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहूंगी, ताकि
जीवन ऊंच नीच का है, कभी भी आप टॉप पे हो सकते हैं, आप राजा हो सकते हैं, अगले पल आप रंक हो सकते हैं। किसी भी समय आप मेंटली कमजोर ना हो, वो मानसिक बल, वो आत्मा बल जिसे कहते हैं, वो जरूर हो। तो मेरे हिसाब से बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो नेचुरली मेडिटेट करते हैं, इसीलिए बच्चे के पास जाते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। आप देखिए एक कमरे में आप बच्चे को लेके आए, कमरे का माहौल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि चाहे बच्चे के पास नैसर्गिक रूप से वो शक्तियां होती हैं। तो हम जो योग का कॉन्सेप्ट था, जिसे बाद में पीटी बना दिया गया और उसके बाद पावर योगा वगैरह सब करके उसको बिल्कुल उसको अपने कोर्स से हटा दिया गया। उस योग के सिद्धांत को बचपन से लागू रखिए ताकि बच्चा जो नैसर्गिक रूप में है उसको चालू रखे। एंड फिर जो आपकी जातक कथाएं वगैरह है, 5 साल के बच्चे तक में आप क्या-क्या चीजें सिखा सकते हैं? सॉरी, 5th तक के बच्चे को आप उसको खेती सिखाइए, प्रकृति के करीब है। आप उसको गाय, घोड़े इस तरह के पशुओं का पालन सिखाइए, क्योंकि आप उससे उसकी इकोनॉमी अच्छी चलेगी। भई दूध, वस्त्र ये सब उसको वहाँ से मिल जाएँगे। छोटी-मोटी चीज़ों का रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा अ, झोपड़ी बनाना, तम्बू लगाना, पेड़ पे चढ़ना। आजकल पेड़ पे चढ़ना शैतानी मानी जाती है। ओके, वो सब चीज़ें हैं, कैंपिंग करना, ये सारी चीज़ें उन बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए ताकि वो जब प्रकृति के गोद में कभी जाएँ, जिसको आजकल आप लोग कहते हैं फॉरेस्ट ब्रीथिंग, नेचर कैंपिंग, ये चीज़ें बच्चे 5th तक ज़रूर करें और उनको सेल्फ डिफेंस 5th तक ज़रूर आना चाहिए ताकि अपनी शक्ति के अनुसार 1-2 लोगों से तो वो निपट सकें। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं उस गुरुकुल पैटर्न को ही फिर से वेलकम करूँगी, क्योंकि आज की सभ्यता को देख कर के उसकी महती आवश्यकता अनुभूत होती है। जी। जी, मंजी जी, बिल्कुल आपने ये बात इतनी हमें अच्छी बताई कि वाक़ई एक सेल्फ डिफेंस जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रकृति से एकदम मिलकर रहना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे-जैसे भौतिक सुखों की एक एक आदत हमें लग गई, हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए। तो बिल्कुल हमें बहुत ज़रूरत है कि हम प्रकृति के वापस पास में आएँ, हम उसको समझ सकें, जिससे कि हम उसके साथ बहुत कुछ सीख भी सकें और आने वाली विपदाओं को कैसे हैंडल करना है, उसे कैसे हमें सँभालना है, उसे भी सीख सकें। तो मंजरी जी, आज की चर्चा से एक बात तो स्पष्ट है कि शिक्षा केवल डिग्री और नौकरी पाने का माध्यम नहीं है। शिक्षा ही वह आधार है जिस पर किसी राष्ट्र का भविष्य खड़ा होता है। अगर हमें एक विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत बनाना है, तो हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता करनी होगी, जो हमारे बच्चों को ना सिर्फ एक सफल व्यक्ति बनाए, बल्कि जिम्मेदार नागरिक, चरित्रवान इंसान और भविष्य के ग्लोबल लीडर्स बनाए। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा भी हो, जहां क्रिटिकल थिंकिंग के साथ कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो, जहां अधिकारों के साथ कर्तव्यों की समझ भी हो और जहां शिक्षा का अंतिम उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण भी हो। क्योंकि आखिरकार आज हम अपने बच्चों को जो शिक्षा देंगे, कल वही बच्चे हमारे भारत का भविष्य तय करेंगे। मंजी जी, इस बेहद महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर निधि सक्सेना। आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस पावर एंड पॉलिटिक्स, जहां हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं देखते, बल्कि उनके विचारों, नीतियों और निर्णय को समझने का की कोशिश करते हैं, जो भारत के वर्तमान और भविष्य को आकार देता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।